नमस्कार। जिस सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक है बाध्यता, डिविजिबिलिटी। बाध्यता की हम बात करें तो ये हमने है पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया है, यानी कि थर्ड से स्टार्ट होती है बाध्यता, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से भाग देते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है, उसमें किसी अन्य संख्या भाग देंगे तो उसमें हमें भागफल भी प्राप्त होता है और शेषफल भी प्राप्त होता है। तो वही चीज़ है, बस चेंजिंग यहाँ पे इतना ही हुआ है कि वो इजी फॉर्म में थी और यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे कि वहाँ पे अंकीय मान थे और यहाँ पे कोई ए बी सी मान लिया या एक्स वाई जेड, इस तरह के मान होंगे। ठीक है, तो करते अपनी क्लास स्टार्ट। डिविजिबिलिटी यानी कि बाध्यता। अब देखो बाध्यता क्या है कि मान लो कोई संख्या है 24, उसमें 50 में 24 का भाग दे रहे हैं, तो 24 का भाग मैं इस 50 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। शेषफल कितनी बच गई? 2। यही बचे। तो ये जो संख्या होती है 24, इसको बोलते हैं भाजक। भाजक ही बोलेंगे क्योंकि जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं इसमें दिया तो ये क्या कहलाएगा? भाज। और जब इस संख्या का इस संख्या में भाग दिया, कितनी बार गया? ये कहलाता है भागफल, एंड ये होता है आपके शेषफल। बस डायरेक्टली शॉर्ट एंड स्वीट में जो डिविजिबिलिटी है, डिवाइड नाम सुना होगा, डिवाइड से ही डिविजिबिलिटी नाम, बाध्यता नाम पड़ा है, और उसका डायरेक्टली मीन्स यही है। अब है इंग्लिश में इनके अलग अलग नाम है, जैसे डिवाइजर, रिमाइंडर जो कि शेषफल होता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग पूरी इसी पे डिपेंडेंट है, इसी के अकॉर्डिंग है। क्लियर है इतना? तो अब देखो इसमें भाज्यता के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ इनके। अब हम अंकीय जो मान है उनकी बात करें तो अंकीय मान में प्रत्येक जो संख्या होती है उसके लिए किस संख्या का भाग उसमें जाएगा वो उस संख्या पर डिपेंड करता है। यानी कि आपने 2 के विभाजिता का नियम पढ़ा होगा, 3 का विभाजिता का नियम पढ़ा होगा, 4 का पढ़ा होगा, 5 का पढ़ा होगा, 6 का पढ़ा होगा। तो ये सारे नियम क्या कहते हैं कि किस संख्या का किस संख्या में भाग जाएगा वो डिपेंड करेगा इनके मान। जैसे कि अभी 2 का बात करें हम, तो 2 की बात करें तो 2 का भाग किस संख्या में जाता है? अब आप लोग कहोगे कि ये चीज आप कैसे पढ़ा रहे हो कि फर्स्ट ईयर में, तो बात आपके टॉपिक की है, और जो बाध्यता है बस वो यही टॉपिक है। ये जो चीजें हैं ना बता रहा हूं मैं कि 2 संख्याएं 2 3 4 5 यहाँ पे तो मैंने मानी है, बस चेंजिंग आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, यही रूल्स रहने वाले हैं, और यही संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन रूल्स यही रहने वाले हैं। तो अब है सम संख्याएं, इवन और ओड नंबर पड़े होंगे, ओड नंबर। तो उनमें हमने क्या पढ़ा? किस संख्या का भाग जाएगा कि जब है इवन 2 का भाग दिया और शेषफल 0 बच जाए
तो वो होती है सम संख्या, इवन नंबर, एंड जिसमें सेंसफल बच जाए, जिसमें सेंसफल 0 बचता है वो तो होती है इवन, और जिसमें सेंसफल कोई अंकीय मान दूसरा प्राप्त हो जाता है तो वो होता है आपके ओड नंबर। क्लियर है? अब है, ये तो इवन और ओड नंबर की बात हो गई। भाज्यता के मैंने आपको रूल्स बता दिए। अब इसमें है जैसे कि आ गया कि कोई संख्या किसी संख्या बी में ए का भाग दिया जाता है तो बी में एक का भाग दिया जाता है, भाज्य क्या है, भाज्य क्या है भाई, बी, एक का भाग दिया जाएगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, या फिर बी बटा ए लिख सकता हूं कि भाज्य क्या है यहाँ पे बी, और ये जो है ए का भाग दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे ए इस तरह से भी दिया हुआ होगा तो ये भी बटा ये है ना, और ये जो मान है कि बी में है ए का भाग दिया जाता है तो जो भाज्य है वो क्या रहेगा आपका बी रहेगा। ठीक है, तो भाज्य एंड जो भाजक है, भाजक कौन सा है, ए है, जिसका भाग दिया जाता है वो कहलाता है आपके भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य। तो इनके लिए आपके जैसे कि अलग अलग रूल्स है। अब देखो जैसे कि आपने पढ़े होंगे समतुल्य, समतुल्य में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें समतुल्य यानी कि स्वयं के तुल्य, और स्वयं के तुल्य उसका मान होता ही है। और जैसे कि ए और ए किसी समुच्चय में विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से हम बात करें सममित की, समतुल्य, सममित एंड और क्या होता है संक्रामक, ये तीन चीज होती है। कक्षा 11 में तुल्यता संबंध, या 12th में पढ़ा होगा, 12th में भी हो सकता है आपके, तो तुल्यता संबंध पढ़ा था हमने, उसमें हम है इन तीनों का उपयोग करते हैं। तो तीनों में हम ये देखते हैं कि समतुल्य होता है उसमें तो स्वयं एक ही होती है, जैसे कि कोई ए मान लिया मान तो वो उससे आर फंक्शन, आर जो संबंध है उसमें विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार से यदि सममित की बात करें तो उसमें दो व्यंजक आगे ए बी है वो इस तरह से उसमें विद्यमान रहते हैं तो बी ए उसमें बराबर रहेंगे। इसमें हम क्या करते हैं संक्रामक में हम 3 मान ले लेते हैं, ए बी सी ले लिया, उसके अकॉर्डिंग ये सममित समतुल्य और संक्रामक है, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में है क्षमता, समता है आपके, तो अब इसका क्या है, जब दो संख्याएं ए या बी सम हो या विषम तो समता कहलाती है। अर्थात जो समता है वो क्या कहती है कि जब दोनों संख्याएं ए और बी या तो सम हो या दोनों क्या हो विषम, तो उससे क्या होगा कि दोनों में जो शेषफल है, दोनों में शेषफल है बराबर मिलना चाहिए, शेषफल बराबर प्राप्त होना चाहिए, तब वो क्या कहलाती है आपके क्षमता कहलाती है। क्लियर है, यानी कि जिसमें शेषफल बराबर हो, दो संख्या दे दी दोनों का शेषफल हमेशा बराबर प्राप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई एक है उसका अलग प्राप्त हो गया दूसरे का अलग प्राप्त हो गया तो वो क्षमता नहीं कहलाती। क्षमता, समता यानी दोनों में समानता, डायरेक्टली हम ये देख लो आप नाम से परिभाषा है, जिसके अकॉर्डिंग दो मान लिए
ए और बी, यहाँ पे जो है ए और बी दिए हुए हैं तो ए और बी ले लिए, अंकीय मान दिए होते तो हम है अंकीय मानों के अकॉर्डिंग इसको लिखते। क्लियर है भाई इतना? अब है इसमें ये जो है थ्योरी है, और ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि ताकि आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में जैसे कि नाम आ गया क्षमता, तो आप है डायरेक्टली इसका अर्थ समझ जाओ कि क्षमता क्या चीज होती है। अब है आपके थ्योरम, जो कि जैसे आपने 9th 10th में पढ़ी होगी प्रमेय, तो प्रमेय है उनके अकॉर्डिंग हमारे पास में एक लाइन दी हुई होगी जिसमें लिखा होगा कि ए है बी का पूर्णांक है, या फिर क्षमता ए और बी में क्षमता है सिद्ध कीजिए। तो इस टाइप से हमें कुछ मान मानने हैं अपने मन से, और उनके अकॉर्डिंग हमें एक व्यंजक प्राप्त करना है और उस प्रमेय को सिद्ध करना है। क्लियर है भाई इतना? तो अब देखो, जैसे मैं लिखता हूं एक कोई थ्योरम, ये थ्योरम है यदि ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है तथा ए बटा बी तथा बी बटा ए इंप्लाइज दैट ए बराबर बी है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसमें यह देखना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या क्या माना गया है। तो धनात्मक पूर्णांक है उसकी बात करें तो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास में है ए व बी। क्लियर है भाई इतना? ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए ए बटा बी ये ले लिया। तो इसमें है हमें एक धनात्मक पूर्णांक m माना, किसके लिए? इससे ए के लिए एक ऐसा धन पूर्णांक m विद्यमान है कि जिसमें यहां पे इसके लिए मान a बटा b है, उसके लिए एक धन पूर्णांक m विद्यमान है कि b बराबर हमारे पास में मान प्राप्त है a m, ये हमने मान माना है कि जिसमें एक धन पूर्णांक मान लिया m। यहां पे देखना आप इस क्वेश्चन को कि एक ऐसा धन पूर्णांक m विद्यमान है कि b बराबर क्या हो a m। a कहां पर है? वो रहा b के लिए a बटा b है ना यहाँ पे, तो a बटा b में हमने एक कोई धन पूर्णांक m विद्यमान किया जिसमें b बराबर क्या हो जाएगा a n। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि सेम ऐसा ये हो जाएगा ना, ये a बटा b के लिए, तो b बटा a के लिए एक धन पूर्णांक n विद्यमान है कि इसके लिए m विद्यमान कर दिया, एक दूसरा ले लेते हैं n, तो n लिया तो इसमें जब हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ b बराबर am। अब की बार है हमने क्या लिया था b बटा a जो कि धन पूर्णांक n विद्यमान है, और वो किसके लिए है? किसके लिए है? a के लिए। अरे a के लिए है, a बराबर bn, a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा bn। जिस तरह से हमने m विद्यमान किया ठीक उसी तरह से है b बटा a के लिए एक धन पूर्णांक n विद्यमान है, तो a बराबर क्या हो जाएगा b बटा n। ये हम है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मान लिख रहे हैं एक एक करके, पूरा थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जिस तरह से उसमें लिखा हुआ था कि ए व बी धन पूर्णांक है, तो हमने यहाँ पे
ए व एम और एन, जो कि इनके लिए है एक धन पूर्णांक विद्यमान करके इनकी एक एक समीकरण बनाई। क्लियर है भाई इतना? तो आगे देखो कि जब 2 से एक का मान 1 में रखने पर, इनको आप ऐसा करो, नाम दे दो 1 और 2, ठीक है। तो समीकरण 2 से 1 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, 2 से 1 का मान समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 कहां है? ये रही। b बराबर क्या आ जाएगा? b बराबर 1 की जगह क्या रखना है? बी एन ही रखेंगे, ब्रैकेट m। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगी? b इक्वल टू बी एन ब्रैकेट m, है ना। यहां पे देखना b है उसको मैं बाहर कर दूं, या फिर इन दोनों को अंदर ले लो, एन एम, b हो जाएगा। b बराबर, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो गया? एन एम। यानी कि जो धन पूर्णांक हमने माना उसका मान कितना प्राप्त हुआ? 1। दोनों जो धन पूर्णांक है उन दोनों का गुणनफल हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया? 1, 1 प्राप्त हुआ। n इंटू m, 1 कब प्राप्त होता है? हम थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ यहां पे कि 1 बराबर n एंड m, तो दोनों जो धन पूर्णांक है, दोनों धन पूर्णांकों का मान क्या होगा भाई? n बराबर भी 1, m बराबर भी 1 होगा। अरे जब n का मान 1 और m का मान 1 रहेगा, तभी हमारे पास में इन दोनों का गुणनफल हमारे पास में कितना प्राप्त होगा? 1, ठीक है। तो अब है जब n बराबर 1 और m बराबर 1 हो, तो n बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? m, यानी कि m है उसका मान n के बराबर है। जब n और m का मान बराबर है, तो हमारे पास में दो पूर्णांक दिए हुए थे, कौन कौन से? a व b। तो उसके आधार पर मैं ये भी कह सकता हूं उन्हें कि दोनों दिए गए धन पूर्णांक a व b इज इक्वल, दोनों बराबर है। यही तो था, ये नहीं है क्या भाई? यहाँ पे a बराबर b है ना। बस यही चीज आपको इस प्रमेय में सिद्ध करनी थी, प्रूव करनी थी, लिखना था। क्लियर है भाई इतना? तो इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरमें हैं, सारी है, एक एक करके करवाएंगे। उसके बाद में आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये तो आपके जो अपनी नई प्रश्नावली है उसके लिए नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना थी, जिसमें हमने है एक थ्योरम की। उस थ्योरम को अब ये है कि ये जो थ्योरम है इसमें यही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास में ए और बी दिए गए हैं धन पूर्णांक, उनमें है आपको ये सिद्ध करना है। तो हमें इस प्रकार से है दोनों को इक्वल करके कोई एक धन पूर्णांक मानना है और उस धन पूर्णांक को ए व बी के बराबर करना है, और जो धन पूर्णांक है एम व एन लिया तो उन दोनों को एक दूसरे के बराबर किया, और बराबर करने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि हमारे पास में जो दो धन पूर्णांक लिए ए व बी वे दोनों भी बराबर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।